नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो गए हैं? और क्या उनको अब किनारे किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? और क्या आरएसएस अब एक नई भूमिका में नजर आ रहा है? और क्या अब राम के खिलाफ बोलने वालों को अहम स्थान दे करके सारे हिंदुत्व को जड़ से मिटाने का काम नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है? क्या नफरत का खेल और हिंसा का खेल करके फिर से एक बार सत्ता को किसी तरीके से समेटने का काम किया जा रहा है? और यही वजह है कि आरएसएस उनका विरोध कर रही है। जी हां, आज यही सवाल है और इस पर आपसे बात करूंगा। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल जो पेज है, वेबसाइट है, वो है bjp.org। और bjp.org में यदि आप जाएंगे तो उसके मीनू में, राइट साइड में मीनू है, उसे क्लिक करेंगे तो ऊपर सबसे पहले आएगा मार्गदर्शक मंडल। और मार्गदर्शक मंडल में अब 2 लोग नहीं हैं, 4 लोग हो गए। पहले 2 लोग थे, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। अब उसमें 2 और नाम जुड़ गए हैं। एक नाम है नरेंद्र मोदी और दूसरा नाम है राजनाथ सिंह। इसको लेकर के मैं आपको दिखा देता हूं। जो bjp.org ये आप डालेंगे तो बीजेपी का जो पेज खुलेगा, उस पेज से आपको पता चलेगा कि बीजेपी का ये आया, ये पेज खुलेगा। और इस पेज में जब आप जाएंगे तो आप यहां मीनू को क्लिक करेंगे। जब मीनू को क्लिक करेंगे तो इसी में ही आएगा मार्गदर्शक मंडल। और जब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि वहां पर कौन है। और जब इसको देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए मार्गदर्शक मंडल में ये नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए आप, मार्गदर्शक मंडल में आ गए हैं, राजनाथ सिंह आ गए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अगली तैयारी क्या कर ली है और क्यों की है, इसको भी जानने की जरूरत है। तो जब हम इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आएगा कि कैसे इस तरीके से हो रहा है। ये ऐसे नहीं हो सकता है, इसके लिए पूरी रणनीति है और उसी के तहत है। देखिए, इसका मैंने वीडियो बनाया जिससे कल के दिन ये डिलीट कर दें तो आपको दिखाई दे ये मार्गदर्शक मंडल में कौन कौन है। तो आपने देखा कि कैसे है, ये आप देखिए, फिर से दिखाता हूं, ये आप देखिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक मंडल है। तो यानी अब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के उस मार्गदर्शक मंडल में डाले जाने की तैयारी कर ली गई है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खेला, जिस तरीके से उन्होंने राम के नाम को बेचा और इसके बाद उन्हें राम भक्तों ने रिजेक्ट किया, उसका असर है कि अब वो मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। इसकी तैयारी बीजेपी ने, आरएसएस ने कर ली है। मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी वेबसाइट बता रही है, आप देख लीजिए। दूसरी चीज है, राम को काल्पनिक बताने वाले
काल्पनिक राम को कभी भी किसी, न कांग्रेस पार्टी ने बताया, न भाजपा ने सपा ने बताया, न बसपा ने बताया, न उसको आरजेडी ने बताया या कोई भी और। लेकिन राम को काल्पनिक जो बताया वो बताया जीतन राम मांझी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। और वो जीतन राम मांझी अब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बन गए। अब आप समझिए, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं जीतन राम मांझी, जो राम को काल्पनिक बताते हैं। तो राम को काल्पनिक बताने वालों के साथ में ये होगा। और यही वजह है कि जिस तरीके से खेल चल रहा है, इस खेल को समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ मोदी के पांव छूने वाले जो है नीतीश कुमार, मंत्रिमंडल के बंटवारे में उनके हाथ क्या लगा? झुनझुना। तो साहब झुनझुना पकड़ा दिया गया। बहरहाल अभी ये है। तीसरी चीज जो आरएसएस और बीजेपी बार बार कहती रही है, परिवारवाद और सारेवाद, तो साहब ये देखिए आप, इनमें से कोई ऐसा नहीं है, मिनिस्टर्स हैं और इन मिनिस्टर्स में से सारे परिवारवादी हैं। पीयूष गोयल ये वेद प्रकाश के जो है जो बेटे हैं और जो बहुत पुराने बीजेपी आरएसएस के संस्थापकों में से थे। और धर्मेंद्र प्रधान ये देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। इसी की तरीके से जो नायडू हैं, वो जो नायडू हुआ करते थे इनके पार्टी के नेता, उनके बेटे हैं। माधवराव सिंधिया के बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जतिन प्रसाद जो है जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। और कीर्तिवर्धन सिंह राजा आनंद सिंह के बेटे हैं। इसके बाद में चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। फिर रामनाथ ठाकुर ये कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। फिर किरण रिजिजू ये जो है रिंचिन जो है कारजू के बेटे हैं। इसके बाद ये राव इंद्रजीत सिंह ये राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। और फिर एचडी कुमार स्वामी ये एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह इनका परिवारवाद। तो परिवारवाद भी आ गया, अब परिवारवाद भी हो गया और यह भी हो गया। इसके बाद 2 दिन से लगातार आरएसएस का अपना समारोह चल रहा है, कार्यशाला चल रही है नागपुर में। और उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, जो शांत हो गया था उस मणिपुर को जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बावजूद इसको उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है। उसे प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। 1 साल से वहां जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, बावजूद इसके ये हालत। अब मणिपुर तो जल ही रहा था, अब छत्तीसगढ़ में भी जलने लगा, वहां पर भी इसी तरीके के हालात हो रहे हैं धीरे धीरे। और वहां पे भी वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष शुरू हो गया। तो आप समझिए इस देश को कितने टुकड़े ये करेंगे, इसलिए इन्हें शायद मार्गदर्शक मंडल में डालने की व्यवस्था की जा रही है। और इसलिए हो तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? और फिर जो हिंदुत्व का एजेंडा बताते हैं उनका आप देखिए, वो हिंदुत्व के एजेंडा बनाने वालों में टीडीपी ने साफ साफ कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण भी होगा और केंद्र में वो लागू करवाएंगे। दूसरी चीज, हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन दी जाएगी। तो यह बात जो है नायडू के उसमें आ गई है। अब आप बताइए कि इसको क्या कहेंगे? तो जब इस तरीके से है तो आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद में अब इन्हें कुछ और नहीं मिल रहा है तो दंगे फसाद कराने की रणनीति चल रही है। उसमें ये जिस तरीके से कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, आगरा में जैसे एक पकड़ा गया था और वो मुस्लिम बन के भड़काने की कोशिश कर रहा था। कन्नौज के एक मंदिर में मांस फेंकने वाला भी हिंदू था और उसने किस तरीके से किया था। इसी तरीके से राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला भी हिंदू था। उसने क्या किया था
और योगी को मारने और सब कुछ करने की धमकी देने वाला और वो मेल भेजने वाला आरोपी वो भी हिंदू था। जुमे की नमाज के बाद में जमकर नारेबाजी करने और सब कुछ करने वाला वो भी हिंदू था। तो सब कितने वो देखेंगे। तो इस तरह से करके नफरत फैलाने का खेल चल रहा है। और जब नफरत फैलाने का खेल चल रहा हो, सब चल रहा हो, तब क्या कहते हैं मोहन भागवत, पढ़ लीजिए खुद, हम नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं मणिपुर 1 साल से जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, उस पर ध्यान कौन देगा। चुनाव में दोनों पक्षों ने जैसे हमले किए, इससे दरारें बढ़ेंगी। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जो मर्यादा का पालन ना करे, अहंकार ना करे, वही सही सेवक होता है। यानी नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक रहने योग्य नहीं है। यह बात स्पष्ट तौर पे मोहन भागवत ने कह दी। उन्होंने यह भी कह दिया, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहना ही सही है, क्योंकि लोकतंत्र में वो विरोधी नहीं होता, वो आपको राह दिखाने वाला होता है, सही मार्ग पे ले जाने वाला होता है। और जब इसकी बात चलती है तब स्वाभाविक सी बात है कि बात आएगी। तो जब यह बात होती है तो इसके साथ साथ वो इस पर भी जिक्र करते हैं कि जिस तरीके से देश में अडानी को 25 एयरपोर्ट दे दिए गए और न जाने क्या क्या बेच दिया गया, नेहरू, इंदिरा और मनमोहन सिंह के समय में जो तमाम पीएसयू बने थे, उन पीएसयू को किस तरीके से बेचा गया, किस तरीके से क्या किया गया, इससे देश के अंदर बड़ी विषमता आई है। इसको लेकर भी बात हो रही है। इस पर भी बात हो रही कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जुमलेबाजी की है। जैसे उन्होंने कहा था 2022 तक सबको पक्के घर मिल जाएंगे। क्या देश में सबके पास पक्के घर हैं? नहीं है। 2022 तक मां गंगा पूरी तरह से साफ होंगी, निर्मल होंगी। क्या हुई है? उल्टा और गंदी हो गई है और बुरी हालत हुई है। इसके बाद 5 ट्रिलियन की डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। क्या हुई है? नहीं हुई है। इसके बाद हर खाते में 15-15 लाख आएंगे। नहीं हुई। काला धन आएगा? नहीं आया। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे? नहीं मिले। 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे। उल्टा 22 करोड़ लोग नौकरी पाने से ही अयोग्य हो गए, क्योंकि उनकी उम्र बीत गई, नौकरियां और सब कुछ नहीं निकला, भर्तियां नहीं हुई, पेपर लीक हुए और सब कुछ हुआ। इसके बाद किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी 2022 के पहले तक, और स्थिति ये हुई 2022 छोड़िए 24 निकलने आ रहा, आधा हो गया। इसके बाद जिस तरह से कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन सका, एक सिंगल भी। पंडित नेहरू ने अपने गरीब गुरुवे देश में, जो कंगाल देश मिला था, उस देश में भी उन्होंने चंडीगढ़ जैसा स्मार्ट सिटी उस जमाने में बना खड़ा कर दिया। 10 साल में ही कर दिया। आपकी स्थिति है आज तक नहीं कर पाए, जब आपको इतना अकूत धन संपदा मिली। और इसके बाद में 24 घंटे देश को बिजली देने की बात कही थी, सस्ती बिजली देने की बात कही थी, उल्टा महंगी हो गई और 24 घंटे की भी सपना हो गया। बुलेट ट्रेन की बात कही थी, नहीं मिला। और जो वंदे भारत ट्रेन आपने दी, वो स्पीड जो उसकी बताई गई थी, वही स्पीड आज तक नहीं हो पाई। आज तक 70 से 80 की स्पीड पर ही वो टिकी हुई है, उससे ऊपर जा ही नहीं पाई, जो 150 की स्पीड से चलनी थी। तो आप इससे समझ लीजिए कि क्या किया है। और संविधान से खेला जा रहा है, लोकतंत्र से खेला जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो साहब क्यों नहीं मार्गदर्शक मंडल में डाला जाना चाहिए? तो मार्गदर्शक मंडल में शायद इसीलिए जानबूझ के उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, क्योंकि शायद उन्हें अब वहां भेजने की तैयारी की जा रही। तो यह स्थिति है। और यह चीज इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि आरएसएस को पता है कि यह चुनाव कैसे जीता गया है, कैसे जितना वोट पड़ा उस वोट की भी गिनती नहीं हुई,
इसका भी उदाहरण मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेके खबर छापी है कि कैसे 48 लाख वोट गिना ही नहीं गया और उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर हार जीत का आंकड़ा चंद हजार में, चंद 100 में। तो जहां 100, 200, 400, 800, 1000 ऐसा आंकड़ा होगा तो वहां 48,000 वोट क्या खेल करेगा, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से मार्गदर्शक मंडल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। आज हालत यह है कि महिला सम्मान और सबकी बात होती है, न महिला का सम्मान है, न लोगों का सम्मान है, न मतदाताओं का सम्मान है और अब तो राम का भी सम्मान खो गया। एक दलित वहां से क्या जीत गया, नरेंद्र मोदी को तकलीफ हो गई और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो जीता दलित, उससे इतनी तकलीफ है कि आज वही लोग जो राम के नाम पे जाने क्या क्या कहते थे, आज उन्हीं राम को, उन्हीं अयोध्या को आग लगाते घूम रहे हैं। इस तरह की दशा हो तो आप समझिए। इसी तरीके से महिलाओं की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की ही बात करें, गोरखपुर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। एक गैंगरेप की पीड़िता अदालत से आदेश करा के आती है, बेचारी एफआईआर दर्ज कर आती है, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती और उसके बाद में महीनों से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जब वो डीएम के यहाँ इसकी शिकायत को लेके जाती है तो उल्टा उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है, उसे हॉस्पिटलाइज्ड कराया जाता है। तो यह हालत, नफरत की पूरी खेती की जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया गया। जब यह किया गया तो स्वाभाविक सी बात है, मार्गदर्शक मंडल में डालना ही पड़ेगा। एक समय में जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया था, क्या वो मार्गदर्शक मंडल में जाने योग्य थे? नहीं थे। जब मुरली मनोहर जोशी को डाला गया था तो क्या थे? नहीं थे, योग्य थे। लेकिन जब उन्हें डाल दिया गया, किसी को भी आप बिल्कुल निष्काम वो छोड़ देंगे तो उसकी स्थिति क्या हो, खत्म हो जाएगी। वही स्थिति मुझे लग रहा है आरएसएस अब नई रणनीति जो तय कर रहा है उसमें नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में डालकर पूरा खेल खत्म करने का काम करने जा रहा है। और इस बात का इशारा मोहन भागवत ने अपने संबोधन में दे दिया, इससे आप समझ सकते हैं। और बीजेपी ने अपनी वेबसाइट में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। उनकी वेबसाइट खोल के आप देख सकते हैं। जय